हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। और आज हम लेंगे पोएटिक या जो लिटरेसी डिवाइसेस होती हैं इन पोएम्स। जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसमें पोएम में क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ पोएटिक या लिटरेसी डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। कोई भी स्टैंजा दिया होता है उसमें से आपको बताना होता है इसमें कौन से पोएटिक या लिटरेसी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेसी डिवाइसेस ये होती क्या है। तो ये होती हैं बेटा, कोई भी जैसे पोएम है आपकी स्टैंजा है या कोई भी रचना है जो पोएट की, तो उसमें वो अपनी रचना को इफ़ेक्टिव और ज़ोरदार बनाने के लिए, ताकि श्रोताओं को या रीडर्स को वो अच्छी लगे, पढ़ने में मज़ा आए उन्हें, इसके लिए वो कुछ उपकरण होते हैं, इनको हम साहित्यिक उपकरण कहते हैं। कुछ उपकरणों का यूज़ करता है ताकि उसकी जो रचना है वो प्रभावी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ना पसंद करें। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए आपने लोटस का फ्लावर बनाया, तो एक तो होता है हम साधारण तरीके से उस फूल को बना दें, और कई बार हमारा जो फ्लावर है हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा दिखे, तो उसमें हम तरह तरह की और डिज़ाइंस वगैरह निकाल देते हैं। मतलब हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से अच्छा लगना चाहिए। तो उसमें हम एक साधारण फ्लावर के बाद कुछ और ऐसी चीज़ें उसमें हम यूज़ करने का प्रयास करते हैं जिससे ये हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी लगने लगे। तो यही पोइट भी करते हैं, जो भी ऑथर होते हैं अपनी रचना में तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे उनकी रचना प्रभावी हो जाए। तो अगर हम इसको बताना चाहें, इसकी डेफिनेशन पोएटिक या लिटरेसी डिवाइसेस की, हम कह सकते हैं कि कवि जो कोई भी कवि या लेखक होता है उसके द्वारा अपनी रचना में विशेष प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो तकनीक होती है उसको हम साहित्यिक उपकरण कहते हैं। डेफिनेशन में लिखी भी हुई है कि जो भी रचना में अपनी वो प्रभाव डालने के लिए, उसको ज़ोरदार बनाने के लिए जो भी तकनीक का यूज़ करता है वो कहलाता है साहित्यिक उपकरण। इसमें आपके सामान्यतः हम ऐसे कह सकते हैं अलंकार वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने कुछ लिटरेसी डिवाइसेस को यूज़ किया है, तो एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एलिटरेशन। अब देखिए एलिटरेशन क्या है। एलिटरेशन होता है जब किसी पंक्ति में दो या उससे अधिक शब्द एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हों। अब एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, मान लीजिए कोई लाइन दी है उसमें 2-3 वर्ड आते हैं जो एक ही अक्षर से स्टार्ट हैं, आपको ऐसे समझना है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइट। तो इसमें लिखा हुआ है वर्ड देखिए, हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइट। अब अंडरलाइन वर्ड देखिए जो रेड पेन से अंडरलाइन है, हिज लिखा है, हॉर्समैन लिखा है, हार्ड लिखा है। तो हम ये तीनों वर्ड पाएंगे कि एच लेटर से स्टार्ट हुए, हिज हॉर्समैन हार्ड। तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि तीन जो वर्ड हैं वो एक ही अक्षर से स्टार्ट होते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा मिले 2 वर्ड या 3 वर्ड 4 वर्ड एक ही अक्षर से स्टार्ट हों, तो आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिटरेशन का प्रयोग हुआ है, राइट। चलिए दूसरा देख लेते हैं, एल्यूज़न लिखा है। अब एल्यूज़न के बारे में है कि पंक्ति में आने वाला कोई ऐसा शब्द जो किसी अन्य ऐतिहासिक या प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इशारा करे। मतलब कोई वर्ड आया है लेकिन उस वर्ड का मतलब किसी विशेष प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान से है। जैसे लिखा, वी गॉट अ न्यू आइंस्टीन इन स्कूल टुडे। सो वी गॉट अ न्यू आइंस्टीन, हमें एक नया आइंस्टीन मिला इन स्कूल टुडे, आज स्कूल में हमें नया आइंस्टीन मिला। तो जब भी हमने यहाँ से ये आइंस्टीन वर्ड देखा तो हमारा पूरा जो ध्यान है या इशारा हम किसकी तरफ जाएगा, हमारा उस वैज्ञानिक की तरफ जो आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने हमें कई प्रकार की खोजें दी हैं विज्ञान में। E बराबर mc² जो उनका प्रसिद्ध फॉर्मूला है। तो यहाँ इस एक्चुअल के आइंस्टीन नहीं मिला है, यहाँ हमें स्कूल में जो बच्चा मिला है कोई बच्चा है जो आइंस्टीन की तरह है, मतलब फिजिक्स में नॉलेज रखता है, तो उसको हमने आइंस्टीन बोल दिया। लेकिन उसको आइंस्टीन कहने का मतलब इशारा हमारा उस बड़े वाले आइंस्टीन की तरफ है जो एक फेमस साइंटिस्ट थे। तो ऐसा जब भी कोई शब्द मिले जो किसी प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति, वस्तु की ओर इशारा करे, तो वहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पर एल्यूज़न का यूज़ हुआ है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, एनाफोरा। एनाफोरा है जब किसी स्टेंजा की 2 या 2 से अधिक पंक्तियाँ एक ही शब्द से प्रारंभ हों। 2 या 3 या 4 पंक्तियाँ एक ही शब्द से स्टार्ट हों हर बार। जैसे लिखा है, फार टू नर्वस, फार टू टेंस,
और फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ हम पहली पंक्ति देखें फार टू से स्टार्ट हुई है, दूसरी पंक्ति भी फार टू से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर आपका एनाफोरा यूज़ हो गया, 2 या 2 से अधिक पंक्तियाँ एक ही शब्द स्टार्ट हों। समझ में आ गया हो कि बिल्कुल आसान सा है। शुरू में देख लेना है, हर पंक्ति में अगर उसी शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो बोल देंगे यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ हुआ है, राइट। अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है किसी पंक्ति में पास विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, पास में 2 विरोधी शब्द आए हों। लिखा है एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डाउन। तो यहाँ एक वर्ड है डस्क और एक वर्ड है डाउन, ठीक है। तो डस्ट और डाउन दोनों ये विरोधी वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे हम एंटीथेसिस। एक डस्क होता है, डाउन होता है। एक का मतलब होता है आपका शाम का समय और एक का होता है सुबह का समय। तो ये उल्टे शब्द हो गए, विरोधी हो गए, पास आए हुए हैं। तो ऐसी लाइन में हम बोलेंगे कि एंटीथेसिस का प्रयोग हुआ है। अगला है एसोनेंस। एसोनेंस होता है किसी वाक्य में एक वोवेल का रिपीटेशन हो, एक ही वोवेल है जो वो 2-3 बार आया हो, कम से कम एक बार से अधिक होना चाहिए। जैसे लिखा है आई फाइंड दिस लाइन डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट इन टाइम। तो आई फाइंड दिस लाइन डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट टाइम। अब इसमें देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है फाइंड, लाइन और टाइम। तो फाइंड आई वोवेल का प्रयोग हुआ है, लाइन आई वोवेल है और टाइम में भी आई वोवेल, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। फाइन, ठीक है, आइन का स्वर निकल रहा है, लाइन आइन निकल रहा है और टाइम इसमें भी आइम निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें हम फाइंड, लाइन और टाइम इसमें कह देंगे हम एसोनेंस का प्रयोग हुआ है। इसमें देखो ध्यान देना है, वोवेल भी सेम होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होना चाहिए। जैसे इसमें फाइंड के बाद देखिए दिस वर्ड लिखा है, तो दिस इस, ये इस ई अर्थ आ रहा है, इस ई अर्थ आ रहा है आई का, और यहाँ पे जो फाइंड है इसमें आई का साउंड हो रहा है, इसमें ई का साउंड हो रहा है, तो साउंड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड, लाइन और टाइम ये 3 वर्ड ही रहेंगे जो एसोनेंस बना रहे हैं। यहाँ पर वोवेल हो और उसका लगभग उच्चारण भी एक ही तरह का होना चाहिए, राइट। तो समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला है असाइन डेटन। असाइन डेटन होता है लिखने की एक कला जिसमें कंजक्शन का लोप कर दिया जाता है, मतलब कंजक्शन ना दिया हो, कंजक्शन लोप कर दिया हो। जैसे लिखा है आई केम, आई सा, आई कंक्वेयर्ड। तो यहाँ लिखा है आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कंक्वेयर्ड, मैं जीत गया। तो यहाँ पर कोमा लगे हुए हैं। वैसे अगर हम इसे भाषा में लिखें तो यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। पहले आएगा आई केम, आई सा एंड आई कंक्वेयर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। मतलब जब कोमा 2-3 चीज़ें हम कोमा से वो करते हैं तो लास्ट वाले में एंड लगा कर लिखा जाता है। तो यहाँ एंड कंजक्शन उसका लोप कर दिया गया, उसको ओमिट कर दिया गया है। तो जब भी ऐसा कहीं होता है वहाँ पर असाइन डेटन का यूज़ होता है। तो असाइन डेटन याद रखना है, राइट। अगला है इंजाबमेंट। इंजाबमेंट में ऐसे समझिए आप, जैसे कोई स्टेंजा होता है 4 लाइन का, तो हम प्रायः क्या देखते हैं किसी भी स्टेंजा में, मान लीजिए 4 लाइन है तो हर लाइन के अंत में उसमें कोई ना कोई जो पंक्चुएशन मार्क होता है, फुल स्टॉप, कोमा, ठीक है, ये सब लगे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी लाइन ऐसी है जहाँ एक लाइन में कोई फुल पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, दूसरी लाइन लिखी है, ठीक है, 2 ही लाइन है, या दूसरी में भी नहीं है, तीसरी लाइन लिखी है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी लिखी है, मतलब अगर हर लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, बिना पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद अगली स्टार्ट हो गई है, वैसे बोलेंगे हम कि इंजाबमेंट का यूज़ होता है। जब किसी स्टेंजा की 2 या 2 से अधिक लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क की लिखी जाए तो वहाँ पर इंजाबमेंट होता है। जैसे ये आप 4 लाइनें देख सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग, इसमें देखिए फ्रॉग के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। क्रॉक्ड अवे इन ए बेंगल बॉग, इसमें भी बॉग के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डाउन, यहाँ भी कुछ नहीं है। ही क्रॉक्ड आउन एंड डाउन एंड आउन, तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट में बार फुल स्टॉप लगा, बाकी 3 लाइन में नहीं है, तो बिना पंक्चुएशन मार्क के लिखी गई, इसलिए यहाँ पर इंजाबमेंट का यूज़ हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये इतनी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पोएटिक डिवाइस है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इन्वर्सन। इन्वर्सन देखिए किसी वाक्य पर जोर देने के लिए उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना। हमारा जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, लगभग हम वो जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में सामान्यतः लिखा जाता है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि पोएट ने उसमें कुछ खास इफेक्ट डालने के लिए ऐसा किया है। तो ये हमको पहचानना होता है। अगर हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ है, नॉर्मल से अलग हटके हुआ है, तो वहाँ पर बोलेंगे हम इन्वर्सन का यूज़ हुआ है। जैसे एग्जांपल लिखा है, हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस
राइड। तो अगर हम देखें हिज हॉर्समैन सब्जेक्ट है और इसके बाद हार्ड लिखा है। जो हार्ड है आपका ये होता है एक एडवर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का कोई रूल नहीं होता है, पहले हमारा वर्ब होना चाहिए था, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अन्य चीज़ें आती हैं। तो ये अगर हम इसको सही तरीके से बोलें तो ऐसा होना चाहिए था ये कि हिज हॉर्समैन वर राइडिंग हार्ड बिहाइंड अस, इस तरह से होना चाहिए था। हॉर्समैन के बाद राइड या रोड या राइडिंग थर्ड फॉर्म मतलब कोई भी वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है, वर्ब के बाद हार्ड का प्रयोग हो जाएगा, बिहाइंड अस ये बाद में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, यहाँ पर चेंज किया गया है। तो यहाँ बोल देंगे हम कि इनवर्सन का यूज़ हुआ है। रेफरेंस लिखा है एक नियमित अंतराल पर किसी लाइन का रिपीटेशन। अब ये यहाँ नियमित अंतराल पर किसी लाइन का रिपीटेशन, जैसे मान लीजिए 4 लाइन का कोई स्टेंजा है, उसमें पहली लाइन कोई आई है, ठीक है, फिर बाद में 3 लाइन है, वो स्टेंजा पूरा हो गया, फिर अगला स्टेंजा है वो फिर से उसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है जिससे वो पहली वाली हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक स्टेंजा और फिर अगला स्टेंजा फिर से वही, मतलब एक नियमित अंतराल पर सेम लाइन का रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप आरती वगैरह गाते हो, मान लो ओम जय जगदीश हरे, तो इसके यहीं से शुरू होता है, फिर 2-3 लाइनें होती हैं, फिर इसके बाद फिर आता है ओम जय जगदीश हरे, फिर कुछ लाइनें होती हैं, फिर आता है ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर रिफ्रेन का यूज़ हुआ है। अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल लिखता तो मैं बड़ा लिखना पड़ता, 2-3 बार आपको रिपीट करके दिखाना होता उसको, तो वो लगभग 8-10 लाइन 12 लाइन मुझे लिखनी पड़ती, इसलिए वो नहीं लिखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले कोई एक लाइन आई, फिर 3 लाइनें अलग हैं, फिर से वही लाइन, फिर 3-4 लाइन अलग, फिर से वही लाइन। तो ऐसे अगर आपको कहीं भी दिख रहा है किसी भी स्टेंजा में, किसी भी राइटिंग में, रचना में, तो आप वहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पर रिफ्रेन का यूज़ हुआ है। अगला है रिपीटेशन। रिपीटेशन होता है किसी लाइन में एक ही शब्द का एक से अधिक बार यूज़ हुआ हो, एक ही शब्द कई बार आए, ठीक है, तो वहाँ पर रिपीटेशन है। जैसे लिखा है ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्मॉल एंड स्माइल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्माइल वर्ड 3 बार यूज़ हुआ है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल 3 बार यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हो गया रिपीटेशन कि हम किसी एक वर्ड को रिपीट कर रहे हैं बार बार। अगला है राइम। राइम आप जानते होंगे, इसलिए मैंने इसको डेफिनेशन नहीं लिखी है इसकी। तो राइम आप जानते हैं कि ये तुकबंदी वाले वर्ड होते हैं, जैसे ड्रॉप, टॉप, चिल, स्टिल, हट, नट। लगभग ये जो भी स्टेंजा होता है उसकी लाइन के अंत में ये दिए होते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन होता है इसका लास्ट में एक जैसे। तुकबंदी वाले वर्ड कहलाते हैं, पढ़ने में एक जैसे होने चाहिए। ये आपने शुरुआत से ही जब से पोएम पढ़ी है तो तब से ही ये राइमिंग वर्ड देखे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने इसको देखा हुआ है, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, ना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, राइट। अब आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे सिमिल लिखा है, मेटाफोर लिखा है, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, अपोस्ट्रोफी। ये कुछ अलंकार हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो इनके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप, ब्लैंक है, मतलब मैंने इसके बारे में बताया नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि आपने, मुझे लगता है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा इन सभी के बारे में। ये पुरानी चीज़ें हैं और जो नया था मैंने उनके बारे में उसको आपको बता दिया है। फिर भी अगर ये चीज़ें भी आपको नहीं आती हैं, सिमिल, मेटाफोर, हाइपरबोल, तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि हमें इसकी भी आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।